ये हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रदेश है और यहाँ पर 1951 में जो हिमाचल वासियों को ही देश में सबसे पहले वोट डालने का सौभाग्य मिला था। 51 में वोट डालने का अगर किसी की किस्मत में आया, वो हिमाचल के लोगों के किस्मत में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली चुनावी सभा 1951 में हिमाचल में हुई थी। तब उन्होंने कहा था, मैं वो कोट करता हूं ताकि आपको मालूम होने दो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती, देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, अपनी तकरीर की और लोगों को समझाया उस वक्त। अब तो बहुत से सहूलत है, लोग आते हैं जाते हैं, वोट पूछते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द है। हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, आजादी को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये हमारे महान नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त 51 में आकर ये बात कही थी। कई और साल हो गए। ये जो है रोडू का संबंध स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव से रहा है, जो हिमाचल की पहली सरकार में होम मिनिस्टर रहे। उसके बाद सत्यदेव बुशेरी जी भी यहाँ के थे, जिनका हिमाचल के विकास में योगदान रहा। 1982 में विधान चुनाव में राजीव गांधी जी ने इसी मैदान की श्री सत्यदेव बुशेरी के लिए चुनावी जनसभा की थी। इस विधानसभा सीट के लिए वीरभद्र सिंह जी 18 वर्ष तक वो विधायक रहे। 18 साल से इस भाग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और वो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा भी थोड़ा कुछ उनसे बहुत मिनिस्टर के नाते संबंध था। हम दोनों एक ही मिनिस्टर में थे। मैं रेलवे मिनिस्टर था और लेबर मिनिस्टर था, वो स्टील मिनिस्टर थे। और अपने जो काम के लिए वो कभी किसी से शर्माते नहीं थे। मैं कहाँ जाऊँ, कैसा जाऊँ, क्योंकि उनकी उम्र मैं समझता हूँ 92 या 93, हाँ 86 में गए। सॉरी, क्योंकि मैं समझा मेरा 83 कंप्लीट हो रहा है, तो उनका ज़्यादा होगा समझ। ठीक है, लेकिन वो आते थे, हमसे भी 3-4 साल बड़े होंगे, लेकिन हमारे पास आकर रेलवे के काम के लिए, ब्रिज के लिए और बद्दी में हॉस्पिटल, मैं खुद आकर वहाँ पर इनॉग्रेट किया, जहाँ पर बद्दी में आपके फार्मेसी बहुत से कंपनियां थे। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा, एक मेडिकल कॉलेज ईएसआई का दे सकते क्या? तो मैंने एक मेडिकल कॉलेज
हिमाचल प्रदेश को दिया और वही बहुत दिन के बाद वो शुरू हुआ, अब कंप्लीट हो गया होगा। ये देन जो है, हजारों करोड़ रुपए का देन हमने दिया, कांग्रेस ने दिया, और ये हमारे वीरभद्र सिंह जी यहाँ लाए, उसको आज कईयों लोगों को फायदा हो। मोदी साहब, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे को बताओ। यहाँ के लोगों को जो आप देने का वायदा किए थे वो तो नहीं दिए। आपने कहा था कि यहाँ के लोगों को मैं अच्छी दाम दिलाऊंगा अपना सेब का, लेकिन उन्होंने देने के बजाय यहाँ के लोगों को और गरीब करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी डाल दी, सॉरी घटा दी। पहले यानी हर चीज जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, और मैं समझता हूँ पहली बार आए शायद, नहीं आए, यहाँ नहीं आए, ठीक है, नहीं आए तो किसी ना किसी को देखने को तो आए होंगे ना, नहीं? अरे ठीक है जी, तो ये समझे नहीं मेरी बात को, चलो चलने दो। भूपेश जी आप तो समझे हैं, हाँ। तो ये देखिए, मंडी में ही मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ काम करके दिए, और वीरभद्र सिंह भी किसी काम को छोड़ते नहीं थे, रास्ते से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर और हॉस्पिटल से लेकर सब काम उन्होंने किया। करने के लिए सबके ऑफिसर्स को जाते थे, सबसे मिलते थे। वो वैसा ही उनकी धर्मपत्नी भी हर काम को पीछे लगकर वो काम हिमाचल प्रदेश का करवाती थी। तो ऐसा अपना काम, या पानी लो या हिंदी लो, ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। लेकिन भाषण बहुत होता है यहाँ से, इतना भाषण होता है पूछो मत, और फोटोआं बहुत छपते भाई, मैं भी देखा पेपर में इतने फोटोआं छपते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ आ गई, फ्लड आ गया, इतना बड़ा पहाड़ गिरते रहे, सड़क बंद होते रहे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने 10,000 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा, कंपेंसेशन मांगा, नुकसान भरपाई के लिए मोदी जी को पूछा। लेकिन मोदी जी हमारे झोले में क्या डाले? पत्थर डाले, लेकिन पैसे नहीं डाले। दुरुस्ती के लिए कुछ नहीं किए, और 5 साल मांग रहे हो। 5 साल और दो, मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। अरे दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी हमेशा, उनको जरा झूठ बोलने की आदत है। आप बोलेंगे कैसा? प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलता है? मैं आपको 1-2-3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने 10 साल में क्या किया? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने कहा, देखो माताएं बैठो, आपको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं हम, आगे जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में। जब मोदी जी आए, आने के बाद उन्होंने पहले इलेक्शन पहले ही उन्होंने वायदा किया था। क्या कहा था? मैं हर एक के जेब में 15-15 करोड़ रुपए डालूंगा, 15-15 लाख। उन्होंने कहा स्विस बैंक में काला धन रखा है, और ये कांग्रेस वालों का है, बड़े अमीर लोगों का है, तो इसीलिए
मैं वहां से काला धन लाऊंगा, हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। क्या आपको 15 लाख मिला? जो मोदी जी ने कहा था वो मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला तो ये झूठ है ना, ये झूठी बात बोले ना। उन्होंने और भी कहा नौजवान साथियों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां आपको मिले, 20 करोड़ नौकरियां मिले। कैसा नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र का बेटा है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि मैं किसानों की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। भाई और बहनों, आपके आमदनी को डबल बनाऊंगा। आमदनी आपकी डबल हो गई किसानों की? नहीं हुआ, ये भी झूठ। ये क्या है भाई, सब झूठी बोल रहे हैं आप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को? और उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन लाने वाला हूं, बुलेट, अहमदाबाद से बंबई तक। कितने में? पहले 1 लाख, अब 3 लाख हो गए। अभी तक वही 3 लाख करोड़ अभी तक नहीं आया। झूठ पे झूठ। और उससे क्या फायदा? किसी गरीब को तो फायदा नहीं है। इतनी महंगी है वो बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए, और उससे कोई गरीब का फायदा होता नहीं है। फिर भी बोले वो भी कंप्लीट नहीं। और भी उन्होंने बोला मैं हर एक के सर पे छत डाल के घर बनाऊंगा। हर एक के घर अपने सर पे छत होगा। कहां है? 40 करोड़ का आपने वायदा किया, फिर बाद में आपने घटाया 20 करोड़ का, फिर घटाया 30 करोड़ का। वो सब गया, अभी 40 लाख भी नहीं बने मकान। ऐसे झूठ पे झूठ वो बोलते जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं देश के लिए मैं जान तक दूंगा। और हमेशा वो टीका किसकी करते हैं? उन्होंने टीका ये करते हैं कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से खराब हुआ। 70 साल में कांग्रेस बर्बाद की, तो पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो। अब 55 साल में कांग्रेस देश को बर्बाद कर। अरे 55 साल में अगर देश बर्बाद होता तो इस देश में इतने स्कूल, कॉलेज, पब्लिक सेक्टर्स ये आते थे। जो नेहरू जी ने बनाया वो गरीबों के लिए बनाया, और नेहरू जी के वक्त जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद आप 10 साल में क्या किए उसका हिसाब दो। 6 साल में हमारे बीजेपी की सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक। ये आपका 15 साल का हिसाब दो, 16 साल का। हम 55 साल का हिसाब आपको गिन के बताएंगे। वो नहीं चाहते देश एक, और देश में हमेशा लोगों को एक होने के लिए छोड़ते नहीं। लोग एक रहना, हर समाज के लोग एक रहना ये नहीं चाहते। हर समाज में झगड़ा लगाना। अरे भाई देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ जनता है, इसको एक रखना आजादी के बाद बहुत मुश्किल था। उस वक्त भी आबादी कम से कम 33 करोड़ थी, और उस वक्त उतना रहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी और सारे हमारे जो इस देश के प्रमुख लोग थे, उन्होंने
बहुत कुछ काम करके इस देश को इकट्ठा रखा, लेकिन मोदी जी अभी भी कांग्रेस को गालियां देते हैं। भगवान का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम, राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं समझता हूं सोते वक्त भी उनको याद आता होगा, सपने में भी याद आता होगा, नहीं तो इतना बार बार नहीं बनता। इतना एक आदमी बार बार इतने बार नाम लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कांग्रेस को डरते हैं, राहुल जी को डरते हैं, सोनिया जी को डरते हैं, हमारे पार्टी को डरते हैं, इसीलिए हमारी टीका करते फिरते। लेकिन हमको डराने की तो खूब कोशिश हो गई। हम तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा जनता के तरफ से काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक एमपी की चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता मोदी के खिलाफ लड़ रही है। महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जो गरीब आज तरस रहा है, जिसको नौकरी नहीं, वैसे लोग आज लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो कांग्रेस लड़ रही है जनता के ओर से, और जनता को जो सपोर्ट कर रही है, वो किस लिए? महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। अग्निवीर की बात करें, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करना ही बंद करें, और मोदी साहब बोलते हैं हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, सब नौजवानों को भर्ती कर, 4 साल के बाद ट्रेनिंग देके घर को भेज रहे हैं। अरे परमानेंट नौकरी मिलती थी, अगर मिलिट्री में भर्ती होते परमानेंट नौकरी मिलती थी, उनको पेंशन मिलता था, हर चीज की सहूलतें मिलिट्री में जो मिलती वो मिलती थी। ये सब साफ कर दिए इन्होंने, सबको खत्म किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ओल्ड एज पेंशन, ये हमारा ओल्ड पेंशन यहां पर लागू की है, लेकिन उनकी सरकार कहां है? वहां सब उसने निकाल दिया। ये नको, क्या ऐसा कोई कह सकता है? दिया हुआ छीन ले रहे हैं। इन्हों खुद तो देते नहीं, दी हुई चीज को भी मोदी जी छीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हम जो लड़ रहे हैं 4 चीजों के लिए। एक तो लोगों को बचाने के लिए, एक तो उनको काम मिलना, आगे बढ़ना, तीसरी इस देश के संविधान को बचाना। इस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे, आपको जो बुनियादी हक मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सब चीजें इसमें है। अगर आप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन। आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को हक दिए गए हैं। उसी तरह जो एससी एसटी लोग हैं और जो बैकवर्ड से हैं, कोई भी होने दो, उनको सबको हक मिल रहा है इस संविधान के वजह से। इसलिए भाइयों और बहनों, तुम उधर इधर मत देखो, सिर्फ आंख मूंछ के 1 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर, वही ना, आप लोग 1 तारीख ना, 1 तारीख को आप हाथ के चिन्ह पर बटन दबाओ और भारी बहुमत से इनको चुन के लाओ।
तभी तभी लोकतंत्र बचती है, तभी संविधान बचेगा, तभी हम आप सुख और शांति से रहेंगे।